जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम करता हूं। आपके सामने है, देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, जीएनएम फर्स्ट ईयर का वीडियो नंबर 35। तो जो लोग अगर शुरू से हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि मैं बहुत सारे चीज़ सिलेबस लगभग आपका लास्ट में आ चुका है, समझ गए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनवरी आधा समाप्त होगा तो आपका कंप्लीट सिलेबस समाप्त हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, समझ गए। थर्ड ईयर का तो मैंने लगभग समाप्त कर ही दिया है, तो थर्ड ईयर का तो कोई बात है ही नहीं। बाकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर, समझ गए, वीडियो नंबर 35। इससे पहले अगर 34 तक नहीं देखे तो ज़रूर देखना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढूँ, क्या पढूँ, तो उनको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो लोग को ऐसा लगता है उनको जाना चाहिए प्लेलिस्ट में। चैनल पर प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। अब प्लेलिस्ट में आपको इतना बस पता होना चाहिए कि आपके फर्स्ट ईयर में कितना सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन सब्जेक्ट है? फंडामेंटल है, बायो साइंस है, ठीक है, CHN फर्स्ट है, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है, और बिहेवियर साइंस है, समझ गए। चारों सब्जेक्ट अगर पता है तो प्ले लिस्ट सब्जेक्ट के नाम से और उसके साथ में हमने 2022 से 23 लिख रखा है। आपको जो भी सब्जेक्ट का तैयारी, चूँकि चारों सब्जेक्ट का तैयारी करना होगा, तो चारों सब्जेक्ट में आपके नंबर 1 से 1 करके, 2 करके, 3 करके सीरियल वीडियो दिया गया है। आपको शुरू से चैप्टर से एक वीडियो से शुरू करके लास्ट तक देखना है हर एक सब्जेक्ट में। वही आपका सिलेबस हो गया, वही आपका कंप्लीट पढ़ाई हो गया, समझ गए ना। चलिए शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला प्रश्न है माय डियर, कहता है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस मीन्स, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की मतलब होता है असंयम मूत्रता। असंयम का मतलब होता है कि मूत्र पर संयम नहीं रख पाना, समझ गए। व्हाट राइट नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विथ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। ऐसा पेशेंट जो असंयम मूत्र के रोगी है, जिसको अपने मूत्र पर कंट्रोल नहीं है, वैसे मरीजों की देखभाल कैसे करेंगे। तो चलिए हम आज इसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझ गए। माय डियर, मूत्र असंयमिता मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की मतलब क्या है, समझिए। मूत्र असंयमिता एक ऐसी स्थिति है, असंयमिता मतलब संयम नहीं रख पाना, कंट्रोल नहीं कर पाना। मूत्र असंयमिता एक ऐसी स्थिति है जिसमें अनैच्छिक रूप से यूरिन का रिसाव होने लगता है। अनैच्छिक का मतलब है कि बिना आपके इच्छा के यूरिन जो है रिसाव होने लगता है, निकलने लगता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि यूरिन जो है तभी निकलता है जब आपका मन करे। मन करता है तो आप चाहें तो 1 घंटा आधा घंटा रोक भी लेते हैं, कोई ऐसे ज़रूरी काम में रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग मूत्र को रोक भी सकते हैं, मतलब वह अपने आप के कंट्रोल पर है, समझ गए। लेकिन जब वह आपके अपने कंट्रोल से हटने लगे, उस पर आपका कंट्रोल नहीं हो, वह बिना आपके इच्छा के रिसाव होने लगे, निकलने लगे, तो यही मूत्र असंयम हो जाता है, ठीक है। और ऐसा यूरिन कंट्रोल करने वाले एस्फिक्टर के कमज़ोर होने के कारण होता है। अब ये जो मूत्र पर आपका अनैच्छिक जो कंट्रोल नहीं हो पाता है, अनैच्छिक रूप से मूत्र निकलने लगता है, आपके मूत्र पर संयम जो है ख़त्म हो जाता है, तो यह होने का एक रीज़न होता है एस्फिक्टर। अब देखिए, जहाँ जहाँ आपके कंट्रोल का बात आएगा ना, बॉडी के जिस जिस पार्ट में आप कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उसमें एस्फिक्टर लगा हुआ है, ठीक है। चाहे वो आपका मल रोकने का बात करें तो मल को रोककर भी एस्फिक्टर मसल्स ही रखता है, समझ गए। चाहे आपका भोजन रोकने की बात हो, पेट से आंत से वापस जो है पेट में नहीं जाता है, तो उसमें भी एस्फिक्टर काम करता है, समझ गए। उसी प्रकार से आपका मूत्र को बाहर मूत्राशय से बाहर, चूँकि मूत्राशय से बाहर आ जाएगा तो मतलब मूत्र बाहर आएगा ही, क्योंकि मूत्राशय से बाहर जैसे ही आएगा तो वहाँ पे एक नली है, छिद्र है, जो छिद्र से होते हुए निकल जाएगा मूत्र मार्ग से। लेकिन ब्लेडर पर कंट्रोल मेन होता है। ब्लेडर पर कंट्रोल अगर नहीं होता है तो उसका मूत्र रिसाव चालू हो जाता है। अगर किसी का एस्फिक्टर जो ब्लेडर का मसल्स होता है, जो खुलता है और बंद होता है, अगर उस पर कंट्रोल कम जाता है, मीन्स एक एस्फिक्टर होता है एक दरवाज़ा की तरह, जो अगर आप इस पर कंट्रोल करेंगे, मांसपेशी का बना होता है, जो आपका कंट्रोल रहेगा तो आप जब चाहेंगे यह खुलेगा और मूत्र निकलेगा, ठीक है।
आपका मन नहीं होगा तो आप कंट्रोल करके रखिएगा, तो मसल्स भी आपका ये कंट्रोल करके रखेगा मूत्र को। लेकिन जब इस पर से आपका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, मतलब आपका जो एस्फिक्टर मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएगा ब्लैडर का, और मूत्र पर से आपका नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, और जब आपके चाहें यूरिन निकलने लगेगा। समझ गए? तो यही मूत्र असंयम होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है। समझ गए? आगे चलिए। अब इस चीज़ को समझ गए। अब हमको जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी यूआई के रोगी के नर्सिंग देखभाल लिखना है। अब एक मूत्र असंयम व्यक्ति को कैसे देखभाल हम करेंगे, चलिए इस चीज़ को जो है देखते हैं। यूटी ग्रसित रोगी को, समझ गए, यहाँ पे यूटी नहीं यूआई होगा, समझ गए ना। यूआई से ग्रसित कोई मरीज है तो उसको संपूर्ण हिस्ट्री का कलेक्शन लेना चाहिए। कोई यूआई वाला मरीज है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाला, तो उसके संपूर्ण हिस्ट्री को आप लेंगे देखभाल करने से पहले, ठीक है। आगे है मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक जांच किया जाता है। वह समस्या से संबंधित रिलेवेंट जानकारी रिकॉर्ड किए जाते हैं, मीन्स समस्या से संबंधित और भी जानकारियां जो है रिकॉर्ड की जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए। समझ गए? कहता है जेनिटोपेरिनियल भाग, मतलब जो जननांग है उसके भाग की त्वचा को एक्सकोरिएशन हेतु एक्सेस करे। मतलब जो जेनिटल पेरिनियल भाग है उसके त्वचा को एक्सोकोरिएशन हेतु एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। मरीज की फंक्शनल स्टेट को एक्सेस करे, साथ ही मरीज की कॉग्निटिव एबिलिटी को भी चेक करे। समझ गए? व्यक्ति के अंदर कितना एबिलिटी है, मूत्र त्यागने का है या नहीं है, उस कॉग्निटिव एबिलिटी को चेक करे। उसके फंक्शनल, उसके कार्य करने की क्षमता को, जो उसका मूत्र का कार्य करने का जो क्षमता है, अवस्था है, उसको चेक करे, ठीक है। चूँकि हो सकता है कि बुढ़ापा होने पर भी ये चीज़ें हो सकता है, तो ये चीज़ें करना चाहिए। आगे है मरीज को फुल ब्लैडर के दौरान खांसी रोकने हेतु कहे। अगर मरीज को ब्लैडर फुल है पूरा यूरिन से, यूरिन जो है आपका असंयम है और ब्लैडर पूरा फुल है, तो उस दौरान खांसी को रोकने के लिए कहें। इससे यूरिनरी लीकेज का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, ठीक है। इससे यूरिन लीकेज का जो है डायरेक्ट शोषण किया जा सकता है, ठीक है, पहचाना जा सकता है। मरीज से यूरिन का सैंपल एकत्रित कर 3 से रूटीन जांच कर कल्चर हेतु प्रयोगशाला भिजवाएं, ठीक है। कहता है मरीज का जो है आपको यूरिन का सैंपल ले और उसे जांच करने के लिए भिजवाएं। समझ गए? आगे है, कहता है वॉइडिंग के कुछ मिनट उपरांत जो है कैथेटराइजेशन द्वारा पोस्ट वॉइडेड रेसिड्यूअल पीवीआर वॉल्यूम का मापन करें। समझ गए? तो वॉइडिंग के कुछ मिनट उपरांत जो है कैथेटर के द्वारा पोस्ट वॉइडेड रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मापन करना चाहिए। आगे है कुछ दिनों तक मरीज के मूत्र त्याग की फ्रीक्वेंसी का फ्लूइड इनटेक आउटपुट का चार्ट मेंटेन करें। कुछ दिन तक मरीज का जो है फ्लूइड के आउटपुट और इनटेक, कितना पानी पी रहा है, कितना मरीज का यूरिन त्याग हो रहा है, इसको जो है चेकअप करना चाहिए, देखना चाहिए। यूरिन इनकॉन्टिनेंस के मरीज को टाइमेड वॉइडिंग शेड्यूल टॉयलिंग, ठीक है, टॉयलेटिंग का शेड्यूल प्रदान करे। वह जिन मरीजों को असिस्टेंस की ज़रूरत हो उन्हें टॉयलेट जाने के में सहयोग करे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मरीज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के हैं उसे टाइम दिया जाए, ठीक है, टाइम वाइंडिंग किया जाए, शेड्यूल दिया जाए, और उस शेड्यूल में उसे जो है टॉयलेट ले जाया जाए। समझ गए? अगर कोई टॉयलेट जाने में असमर्थ है तो उसे असिस्टेंट करे, ठीक है। यदि मरीज में फुल ब्लैडर रिस्पांस मौजूद है तो उन्हें एक नियमित समय अंतराल पर टॉयलेट जाने की सलाह दे। अगर मरीज को ये अनुभव हो रहा है कि उसका ब्लैडर फुल है तो उसे जो है नियमित समय अंतराल पर थोड़ा थोड़ा जो है क्या करे, उसे जो है जाना देना चाहिए। कहाँ पे? समय अगर उसे लगे कि हमारे जो मूत्र पर असंयम है, तो मूत्र थोड़ा भी अगर लगे कि ब्लैडर फुल हो रहा है, तुरंत जो है टॉयलेट जाने को लिए कहें, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी फुल महसूस होगा, कंट्रोल होगा नहीं, निकल जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि समय रहते हुए जो है टॉयलेट में जाकर अपना टॉयलेट कर ले। समझ गए? मरीज का शेड्यूल का सही पालन कर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रशंसा इनाम दे। मरीज द्वारा शेड्यूल की सही पालन करने पर मरीज को क्या करे? प्रशंसा करे। समझ गए? ताकि वह जो है इस प्रकार से और आगे करे। कहता है
माय डियर कि कोई स्ट्रेस यूआई वाला है या अर्ग यूआई वाला है, या दो प्रकार है, स्ट्रेस यूआई और अर्ज यूआई। यह दोनों ही प्रकार के मरीजों में ब्लैडर ट्रेनिंग, ब्लैडर री एजुकेशन की सलाह दी जाती है। कोई मरीज है जो स्ट्रेस यूआई का है, अर्ग यूआई का है, तो दोनों ही यूआई के कंडीशन में ब्लैडर ट्रेनिंग, ब्लैडर री एजुकेशन दी जाती है। आगे देखिए, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस प्रभावित स्त्रियों को पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज सिखाया जाता है। अब जो मरीज, खासकर स्त्रियां, अगर वह स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से प्रभावित है तो उसे पेल्विक फ्लोर में पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज सिखाया जाता है, ठीक है, ताकि उसके पेल्विक जो है उसके इनकॉन्टिनेंस में सहायता करे। स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी के मरीजों को इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन व अनसपोर्टिव मेजर प्रदान करे। कहता है कि अगर स्पाइनल इंजरी के पेशेंट है और उसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है तो उसको जो है क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन लगाएंगे और अन्य सपोर्टिव जो है मेजर प्रदान करेंगे। समझ गए। चलिए आगे है, सभी उपाय विफल होने पर एक्सटर्नल कलेक्शन सिस्टम यूरोसिथ का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर मान गए पेशेंट को एक्सरसाइज भी करवा दिए, पेशेंट को समय समय पर बोल रहे हैं टॉयलेट में जाइए, वो भी जा रहा है, ठीक है, पेशेंट के कैथेटर लगा दिए, तमाम सपोर्टिव मेजर भी लगा दिए, लेकिन पेशेंट का जो इनकॉन्टिनेंस ठीक नहीं हो रहा है तो फिर पेशेंट को एक्सटर्नल कलेक्शन सिस्टम यानी यूरोसिथ का प्रयोग सिखाया जाता है। समझ गए। ये चीज़ें हैं। क्रॉनिक मरीज की देखभाल व परीक्षण के दौरान जो है एब्सॉर्बेंट प्रोडक्ट का प्रयोग करें। अब कोई इनकॉन्टिनेंस का लंबे समय से ग्रसित मरीज है तो उसके जांच वाँच के लिए एब्सॉर्बेंट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करनी चाहिए। यूरिन लीकेज के बाद त्वचा को क्लीनेंस कर बैरियर क्रीम का प्रयोग करें। अब मान गए यूरिन इनकॉन्टिनेंस है तो मरीज के कब जो है यूरिन निकल जाएगा खुद भी पता उसको नहीं चलेगा, देखेगा तो लगेगा कि जा मूत्र तो निकल गया है, तो इसलिए मूत्र निकलने पर चूँकि इन्फेक्शन होगा तो उसे क्लीन करें और उस पर बैरियर जो है क्रीम लगा दें। समझ गए ना। तो इस चीज़ का, गंदगी को संक्रमण से रोकने का ध्यान रखेंगे। आगे है, मरीज को कैफीन युक्त पेय पदार्थ न पीने के लिए सलाह दें, लेकिन यूआई के भय से तरल का प्रयोग बंद न करने की सलाह दें। अब यहाँ पे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के भय होने पर तरल का प्रयोग जो है बंद करने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब जो होता है, कोल्ड कॉफ़ी जो होता है, ये सब पीने का जो है सलाह नहीं देंगे। बाकी ये नहीं कि यूआई के भय से जो है आप तरल को ही लेना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आगे कहता है, मरीज व मरीज के परिजनों को यूआई के कारण शर्मिंदा महसूस न करने हेतु कहें व परिजनों को मरीज की होम केयर करना समझाए। कहता है मरीज व मरीज के परिजन को यूआई के कारण, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कारण शर्मिंदगी न महसूस हो और न करने के लिए भी कहें, परिजन को मरीज की होम केयर समझाए। अब जो मरीज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का है, समझ गए, तो मान के वो बूढ़ा भी हो सकता है, एडल्ट भी हो सकता है, तो ऐसे मरीजों को अगर ऐसा समस्या है तो उसके घर वालों को या उसके परिजनों को शर्मिंदगी के लिए नहीं कहें, क्योंकि यह किसी के भी साथ हो सकता है, और परिजनों को होम केयर करना समझाए, घर पर ही देखभाल करने के लिए समझाए, ठीक है। तो ये हो गया यूरिनरी केयर। समझ गए। यूरिन इनकॉन्टिनेंस होने पर जो है देखभाल और मैनेजमेंट, ये चीज़ हो गया, ठीक है, मैंने बता दिया। अब इसके नीचे जो लोग इंग्लिश वाले हैं उसको इंग्लिश में इसको लिखना है, तो इंग्लिश में लिखना है। अब हिंदी में मैंने बोल दिया, इंग्लिश में भी मैं समझाऊं तो एक ही क्वेश्चन में एक वीडियो समाप्त हो जाएगा, तो फिर सिलेबस समाप्त होना तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश वाले जो भी मेरे डियर है, आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आप समझिए, पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश को, ठीक है, हिंदी में अगर समझ लीजिएगा तो चलिए बाकी हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये सब उसी का इंग्लिश है। आगे आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्या पूछा गया है, सभी लगभग कुछ ईयर्स के छोड़ दिया जाए तो आपके बहुत बार यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछते हैं, कारण व उद्देश्य। 5 दे देगा और 5 दे देगा, या तो 5 नंबर में, कभी कभी इसी 5 को 1 को 2 नंबर में करके 10 नंबर का रहेगा। कहेगा कि कारण पूछेगा, कारण, या फिर पूछेगा उद्देश्य, कहेगा कि निम्नलिखित का कारण बताए, ठीक है, या पूछेगा निम्नलिखित का उद्देश्य पर्पज बताए। तो चलिए कुछ ऐसे वर्ड लेते हैं जिसका हम लोग कारण और उद्देश्य देखेंगे, ठीक है। आगे चलिए,
पहला है बिस्तर सिकुड़न रहित बनाना चाहिए। बिस्तर सिकुड़न रहित का मतलब होता है कि ऐसा बिस्तर बनाएं जो बिल्कुल सिकुड़ने वाला न हो, ठीक है। जो क्या हो, सिकुड़ने वाला न हो, जो बिल्कुल फ्लैट हो, सिकुड़े नहीं। तो ऐसा क्यों, कारण क्या है कि बिस्तर को सिकुड़न रहित मतलब बिना सिकुड़न के बनाना चाहिए। तो रोगी को आराम दिलाने के लिए, ठीक है, रोगी को नींद दिलाने के लिए, समझ गए, रोगी को जो है रिलैक्स फील कराने के लिए, वही आराम दिलाने के लिए, रोगी को अच्छे नींद दिलाने के लिए, समझ गए। तो ये जो है आपको बेड शोर होने से बचाने के लिए, चूँकि सिकुड़न वाला बेड रहेगा तो उससे घर्षण पड़ेगा और घाव हो जाएगा। तो इन सब का जो है आपके कारण होता है, जिसके कारण से बिस्तर को सिकुड़न रहित बनाया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। आगे चलिए। दूसरा है मृत्यु के तत्काल पश्चात शरीर को समान स्थिति में रखना चाहिए। कहता है मृत्यु के तुरंत बाद शरीर को किस स्थिति में रखना चाहिए, मृत्यु के तत्काल बाद शरीर को समान स्थिति में रखना चाहिए, ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसीलिए होता है राइगर मोर्टिस से बचाव के लिए, क्योंकि इसमें होता है कि व्यक्ति को अगर आप ऐसे जैसे छोड़ दीजिएगा तो जो मरीज जो मृत शरीर है वह टाइट हो जाता है, ठीक है, तन जाता है, जिस भी पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में टाइट हो जाता है। तो इसलिए जो है हम राइगर मोर्टिस से बचाव के लिए मृत शरीर को जो है समान पोजीशन में रखते हैं। तीसरा है क्लिनिकल थर्मामीटर को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, क्यों, कारण बताएं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर एक आपका पारा का बना होता है, शीशा का होता है। अगर गर्म पानी में धोइएगा तो चूंकि गर्म मिलने से थर्मामीटर का पारा हाई होने लगता है, तो रीडिंग गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। जो शीशा का बना हुआ वो जो थर्मामीटर है वह जो है क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो इन सभी चीज़ों के गलत रीडिंग मिलने के लिए, समझ गए, गलत टेम्परेचर मेजर हो न हो जाए, तो इन सभी के लिए जो है हम गर्म पानी से जो है क्लिनिकल थर्मामीटर को नहीं धोएंगे, ठीक है। चौथा कहता है डायूरेटिक्स को सुबह में देना चाहिए, शाम को नहीं, क्यों, कारण बताएं। तो डायूरेटिक्स जो होता है देने पर व्यक्ति को मूत्र की मात्रा को बढ़ा देता है, समझ गए। शरीर में जो इकट्ठा फालतू का जो द्रव तरल होता है उसको निकालने लगता है मूत्र के माध्यम से। तो डायूरेटिक मूत्र के मात्रा को बढ़ा देता है। तो अगर कोई रात में लेगा तो उस रात में 2 बार 4 बार जो है मूत्र करने निकलेगा, उठना पड़ेगा, तो परेशान हो जाएगा। तो इसलिए उसे सुबह हमें डायूरेटिक्स दिया जाता है, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए। पाँचवा है ऑक्सीजन देते समय मरीज के पास धूम्रपान करने की मनाही होती है, क्यों। तो ऑक्सीजन चूँकि एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए धूम्रपान करने से उस जगह पर आग पकड़ सकता है, इसलिए जो है यह मना होता है वहाँ पे धूम्रपान करना, ठीक है। छठा है मूत्र परीक्षण का क्या उद्देश्य। अब उद्देश्य की तरफ चलिए। तो मूत्र परीक्षण क्या उद्देश्य होता है। तो मूत्र परीक्षण का उद्देश्य होता है संक्रमण की पता लगाने के लिए, ग्लूकोज का पता लगाने के लिए, प्रोटीन स्तर की माप करने के लिए, समझ गए। तो ये सब जो है आपके होता है मूत्र परीक्षण टेस्ट, समझ गए। सातवां है शरीर का तापमान लेना। शरीर के तापमान हम लोग क्यों लेते हैं, इसका क्या उद्देश्य है तापमान लेने का। तो बुखार का पता करने के लिए, समझ गए, तापमान को जो है पता करने के लिए कि बॉडी में कितना तापमान है, बुखार कितना, ठीक है ना, इसको पता करने के लिए हम लोग तापमान लेते हैं। आगे है बिस्तर बनाने के उद्देश्य, पर्पज ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो ये तो हम आपको सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हैं कि बेड मेकिंग का बहुत सारा उद्देश्य है। मरीज को आराम दिलाने के लिए सुरक्षित जो है बिस्तर प्रदान करना, बिस्तरी घाव से बचाना, ठीक है, बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करना, समझ गए। तो तमाम बिस्तर बनाने का बहुत सारे उद्देश्य है, आपको 1-2 लाइन लिख देना है। नौवां है कहता है मुंह धुलाने के क्या उद्देश्य है, पर्पज ऑफ माउथ वाश। किसी मरीज को हम मुंह क्यों धुलवाते हैं। तो मुंह इसीलिए ना धुलवाते हैं कि मुंह के जो संबंधित जो भी ऑर्गेन है उसका संक्रमण की रोकथाम किया जाए, मुंह से बदबू आता है तो उसको जो है रोका जाए, समझ गए, मुंह में जो है घाव संक्रमण होने से बचाया जाए। तो इसी सब के लिए जो है हम मुंह धुलवाते हैं। 10वां है कहता है स्पंज बाथ के क्या उद्देश्य है। तो स्पंज बाथ मतलब देह पोंछना पानी भिगोकर कॉटन से, तो यही स्पंज बाथ होता है। तो इसमें त्वचा को साफ करना, संक्रमण से बचाना, शरीर की सफाई करना, समझ गए। तो यही सब स्पंज बाथ के जो है आपके उद्देश्य होते हैं। आगे है बैक केयर के क्या उद्देश्य होते हैं। बैक केयर का, तो बैक केयर का उद्देश्य होता है पीछे के देखभाल का उद्देश्य यही होता है कि दाब व्रण बेड सोर से बचाया जाए, समझ गए, दबाव को कम किया जाए, इन सभी को जो लिए जो है
बेक केयर का इस्तेमाल किया जाता है। 12 है, मैकिन्टोश को सूर्य के प्रकाश से विसंक्रमित नहीं करना चाहिए, क्यों? मैकिन्टोश, चूँकि मैकिन्टोश एक रबर से जो है बना निर्मित होता है। अगर हम इसे सूर्य के प्रकाश में इसे अगर हम सुखा देंगे तो क्या होगा कि सूर्य का तेज रोशनी मैकिन्टोश को, रबर को जला देगा और वह जलाकर, चूँकि रबर जलता है तो चिपकता है, तो वह जो है आपको यही करना होता है। यही कारण है कि मैकिन्टोश को हम लोग सूर्य के प्रकाश में नहीं विसंक्रमित कर सकते हैं। आगे है, तेज धार वाले औजार को उबालना नहीं चाहिए, क्यों? तो माय डियर, कारण है कि अगर कोई तेज धार वाला, जैसे कैंची हो गया, चाकू हो गया, ठीक है, ब्लेड हो गया, ये सब तेज धारदार वाला हथियार को अगर आप उबालेंगे तो उसका धार खत्म हो जाएगा। उसका धार जो है गर्म करने पर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो है तेज धार वाले औजार को उबालना नहीं चाहिए। एनीमा देने का क्या उद्देश्य होता है? तो एनीमा इसीलिए दिया जाता है कि आंतों की सफाई हो, मल को सफाई हो। एनीमा जो है दवाई देने के लिए भी किया जाता है। तो एनीमा का ये सब जो है आपके उद्देश्य है, ठीक है। 15 है, इनहालेशन, पर्पज ऑफ इनहेलेशन। तो इनहेलेशन का मतलब उद्देश्य होता है कि कष्ट, किसी को श्वसन कष्ट हो तो श्वसन कष्ट से आराम के लिए। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन लेवल कम को दूर करने के लिए इनहेलेशन कराया जाता है, अंतः श्वसन, ठीक है। 16 है, पट्टी बांधने का क्या उद्देश्य होता है? पट्टी किस लिए बांधा जाता है? तो पट्टी बांधने का उद्देश्य यही होता है कि भाई अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोका जाए, अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर को जो है सहारा दिया जाए, जोड़ों को, तो इसीलिए पट्टी बांधा जाता है, समझ गए। आगे है 17, इंजेक्शन। इंजेक्शन कहने का मतलब है कि दवाई प्रदान करने के लिए इंजेक्शन जो है देते हैं, ठीक है। नमूना लेने के लिए भी जो है, सैंपल लेने के लिए भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इंजेक्शन का ये सब इस्तेमाल समझ गए, ठीक है। औषधि को अगर जल्दी असर कराना हो तो इंजेक्शन लगाते हैं, समझ गए। आगे है 18, ठंडा दाब, पर्पज ऑफ कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो कोल्ड कंप्रेशन का उद्देश्य यही है कि यह स्थानीय दर्द व सूजन को कम करता है, यह कोशिकाओं के चयापचय को भी कम करता है, समझ गए। तो यही जो है आपका ठंडा दाब का उद्देश्य हो गया। आगे है गर्म पानी की बोतल। गर्म पानी, पर्पज ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर का यही उद्देश्य होता है कि यह भी दर्द से आराम दिलाता है, यह मांसपेशियों को आराम दिलाता है, मांसपेशियों को संकुचन से बचाता है, और गर्म पानी जो है सूजन, दर्द, ये सब को भी कम करता है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 20 नंबर माय डियर है, प्रश्न है, कहता है भाप देना, पर्पज ऑफ स्टीम इनहेलेशन। वहाँ पे इनहेलेशन देखे हैं, एक होता है ऑक्सीजन इनहेलेशन, एक होता है आपका स्टीम इनहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन में स्टीम इनहेलेशन का उद्देश्य यही होता है कि कोल्ड व साइनस के लक्षणों से आराम देने के लिए, समझ गए। अगर किसी को कोल्ड हो गया है, साइनस हो गया है, तो उससे हम लोग जो है स्टीम इनहेलेशन देते हैं। ब्रोंकाइटिस हो, खांसी हो, तो इनके लक्षणों, अगर बहुत ज़्यादा खांसी होने लगे तो गर्म भाप लीजिए, तो ब्रोंकाइटिस या खांसी के लक्षणों से आराम मिलने लगता है। तो इसीलिए जो हम लोग भाप देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है पूरा का पूरा 20 जो है आपको रीजन एंड पर्पज बताया है कि कौन सा चीज़ का क्या रीजन और क्या पर्पज हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पे टोटल कंप्लीट जो है बताया, समझ गए। बाकी यहाँ पे आप लोग एक तो समझिए कि हिंदी और इंग्लिश साथ में तो दिया ही गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट बेहिचक कीजिए, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा, ठीक है। और बाकी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा आप। थैंक यू, धन्यवाद।